तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल आप स्कूल भी जाके आए हो, अपने मित्रों से आपने बातचीत भी की होगी। और आशा है जो हमने इस अध्याय का भाग 1 पढ़ा था उसको आपने आराम से और समझदारी के साथ समझ लिया होगा। और उसकी जो 3 परिभाषाएं थी उनको ज़रूर याद कर लिया होगा। उनमें से एक परिभाषा ज़रूर पेपर में आएगी ही आएगी। एक रेंटजेल साहब की, दूसरी विडाल्डी लाप्लास की और तीसरी एनएल सैंपल की। इन तीनों परिभाषाओं में एक परिभाषा आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो आगे के भाग की ओर अपन अग्रसर होते हैं और आज इस अध्याय को अपन कंप्लीटली पूरा कर लेंगे। और इस अध्याय में अपन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला अपन मानव का प्रकृतिकरण पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद नव निश्चयवाद के बारे में जानेंगे, उसके बाद कल्याणपरक यानी सामाजिक कल्याण की विचारधारा है उसको जानेंगे, उसके बाद रेडिकल विचारधारा को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन व्यवहारवादी विचारधारा को पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, अपन भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र उनको जानेंगे और उसके साथ अपना अध्याय ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा और आपका एक अध्याय आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। आ जाओ फिर। इन तीनों को याद रखना, इनमें से एक हो सकता है आपको पेपर में खाली स्थान के रूप में दिखे। क्या किस प्रश्न के रूप में आ सकता है? ये खाली स्थान वाले प्रश्न के रूप में ये जरूर आ सकता है। ठीक है, ओके। तो चलो इसको ध्यान रखना। मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, यानी मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उसके बाद उसको पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कराता है जिससे अपने लिए और अनुकूल वातावरण पैदा कर पाए। ठीक है, ये पूरी याद रखना आप। ये प्रौद्योगिकी आएगा, अगर खालिस्तान में आया तो क्या आएगा? प्रौद्योगिकी। मनुष्य खालिस्तान की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, तो वहां क्या होगा? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, तो ये लगेगा वो। खालिस्तान किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, तो कौन होती है? प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद मानव प्रकृति के नियमों को समझता है, फिर प्रौद्योगिकी का विकास करता है, तो क्या आएगा? मानव प्रकृति के नियमों को समझता है, फिर खालिस्तान का विकास करता है, या मानव खालिस्तान के नियमों को समझता है और फिर प्रौद्योगिकी का विकास करता है। तो खालिस्तान वाले प्रश्नों के रूप में आप इसे जरूर क्या करना है? ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, मानव के प्रकृतिकरण यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद की अपन बात कर रहे हैं। इसमें प्रबलतम कौन है? तो इसमें प्रकृति प्रबल है, यानी मानव की स्थिति आदिम है और प्रकृति प्रबल है, यानी मानव ने अभी तक इतना प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया है, वो प्रकृति के नियमों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, प्रकृति प्रबल है, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। वो क्या करता है? प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल या बदल लेता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो गुफाओं में चला जाता है और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो वहाँ से स्थान परिवर्तन कर लेता है, यानी किसी और स्थान की ओर आगमन कर जाता है। ठीक है, और अगर वर्षा होती है तो वो अपने आप को कहीं छिपा लेता है और जब आंधी वगैरह आती है तो भी वो किसी अपनी गुफा में चला जाता है। यानी उसने क्या कर रखा है? प्रौद्योगिकी का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, वो प्रकृति के नियमों से बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित है। ठीक है, फिर सामाजिक विकास की अवस्था इसमें क्या रहती है? आदिम रहती है, यानी उसका अभी तक कोई सामाजिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी तक वो झुंड में रहना भी यानी समाज के रूप में रहना भी शुरू उसने नहीं किया है। ठीक है, प्रकृति की सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है, उसकी पूजा करता है और माता प्रकृति के रूप में प्रकृति को स्वीकार करता है। क्या है? प्रकृति की सुनता है, यानी जैसा प्रकृति उसको नचाती है नाच, वैसा नाच वो क्या करता है? नाचता है।
उसके बाद वो उसकी प्रचंडता से क्या होता है, भयभीत होता है, यानी डरता है। ओले आ गए तो उसको डर लगता है और क्या करता है, हाथ जोड़ के कहता है, हे माँ प्रकृति, इन ओलों से हमें बचाओ या इन बारिश को बंद करो। अगर आंधी आ गई तो क्या कहता है, हे माँ प्रकृति, इस अंधकार यानी जो आंधी आ रही है उससे हमें बचाओ, उससे हमें रक्षा दो। इसी डर के एवज में अपने भगवान की परिकल्पना है वो मतलब आई है। और उसी अपन क्या कहते हैं, हे भगवान, यानी जो अपन क्या मानते हैं कि भगवान है वही क्या ला रहा है, आंधी ला रहा है। लेकिन आपने अब तो कक्षा 11 में पढ़ चुका होगा कि आंधियां क्यों आती हैं, वर्षा क्यों आती है, वर्षा क्यों नहीं आती। और अपन क्या कहते हैं, साला भगवान हमारे यहाँ वर्षा नहीं कर रहा, वहां कर दी, वहां कर दी, हमने पता नहीं क्या बुरा कर दिया, हमारे यहाँ एक बूंद तक नहीं गिराई। तो 11वीं में क्या देखा था, क्या भगवान पृथ्वी पे फोकस करके देखता है कि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करनी है, इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए तो यहां वर्षा कर दो, इस क्षेत्र के लोगों ने कम पुण्य किए हैं तो थोड़ा बादल ऊपर से गुजार दो। लेकिन क्या ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले क्या है, मानव ऐसा ही मानता था, यानी जो सब कुछ कर रही है वो कौन कर रही है, प्रकृति यानी भगवान कर रहा है, ठीक है। और उसकी पूजा करता था, डेली उसकी पूजा करता था। हे भगवान, माने बोलार लगे डाल वर्गी आंधी ना आजे भी बचाए राख्या, हे भगवान बेलार लगे डाल वर्गा ओला ना आज्या भी माने बचाए राख्या। वो क्या करे, प्रकृति की पूजा करे, ठीक है। वो प्रकृति ने माता रूप में माने, यानी जिस्यो प्रकृति कैसी विषय ही मैं करस्यू, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करे मानव है, आप भौतिक संसाधनों को विकास कर ले, वो प्रकृति ने क्या करे धीरे धीरे समझ ले प्रकृति के नियमन, और प्रकृति के नियमन समझ के क्या कर ले, आपकी प्रौद्योगिकी विकसित कर लिया, जीव की धीरे धीरे आपको जीवन सुधर तो जावे और एक स्थिति इसी आ जावे कि वो प्रकृति को मानवीकरण कर देवे, यानी प्रकृति ने खुद की गुलाम बना लेवे, यानी अब जो वो चाहे वो बाई प्रकृति करेगी, ठीक है। तो इन अवस्था ना क्या कहा, संभववाद, ठीक है। सॉरी, मानव का प्रकृतिकरण में क्या था, प्रकृति प्रबल थी, और मानव प्रकृति के मानवीकरण में कौन प्रबल है, मानव प्रबल स्थिति में है। कौन प्रबल स्थिति में है, मानव प्रबल स्थिति में है, ठीक है। अपने अनुसार प्रकृति में क्या करता है ये, अब इसने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है, तो अब ये जैसा चाहता है वैसा प्रकृति में परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। सामाजिक विकास की आवश्यक अवस्था अब क्या हो चुकी है, उन्नत हो चुकी है। प्रकृति के नियमों को समझकर अपनी प्रौद्योगिकी का विकास कर लेता है, ठीक है। अब प्रकृति क्या है, मानव की गुलाम बन चुकी है, ठीक है। यानी मानव जैसा चाहेगा प्रकृति वैसा नाच नाचेगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार की अति थी, यानी मानव कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और ये भी एक प्रकार की क्या है, अति है। लेकिन बुद्धत्व के अनुसार यानी क्या मानते हैं, वो मध्य मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानते हैं, यानी ना तो ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, जो मध्य मार्ग है वो ही उत्तम रहता है। तो उस मध्य मार्ग को अपन क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद। क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद। और नवनिश्चयवाद की परिकल्पना क्या है कि रुको और उसके बाद अब जाओ, यानी प्रकृति की जब अंतिम अवस्था होती है परिवर्तन की, वहां एक बार रुक जाओ, और जब प्रकृति ने उन चीजों का विकास कर लिया जिनकी ओर तुम बढ़ रहे हो, तो अब थोड़ा आप भी और विकास कर लो, यानी अब जाओ, ठीक है। ये परिकल्पना दी किसने थी, तो ये ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। आ सकता है छोटे के रूप में प्रश्न जरूर आ सकता है, और इन विचारधाराओं से एक जो 2 नंबर का प्रश्न इस लेसन से बनता है वो इन्हीं विचारधाराओं से बनेगा। या तो आपको कहेगा कि प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है, ठीक है। ये नवनिश्चयवाद की परिकल्पना किसने दी थी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। और इनके बारे में, किनके बारे में, इनके बारे में, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इनके बारे में एक एक बॉक्स बना के अपन को कहानियां भी दी हुई है। अपन मान लो अब अपन भी एक कहानी बनाए, ठीक है। कोई एक आदिवासी समाज का
व्यक्ति है। इसकी अपन कहानी बना रहे हैं, मानव का प्रकृतिकरण। यानी कोई एक आदिवासी व्यक्ति है, वो क्या करता है, जंगल में रहता है, ठीक है, जंगल में रहता है, भोजन के लिए किस पर निर्भर है, आखेट पर, आखेट करता है, भोजन कर लेता है, यानी कोई जनजातीय समाज का व्यक्ति है, ठीक है, वो भोजन आखेट से कर लेता है। लेकिन जब वर्षा होती है तो वो क्या करता है, अपनी गुफा की ओर भागता है, यानी अपने निवास स्थान की ओर जाता है। जब अधिक धूप होती है तो वो क्या करता है, अपना स्थान उस स्थान पर ले जाता है जहाँ क्या है, गर्मी कम हो। और दिन में क्या करता है, वो उस स्थान पर आकर रुकता है, वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है, गर्मी अधिक है। आंधी तूफानों से वो क्या करता है, बहुत डरता है, और क्या करता है, भगवान की पूजा करता है। क्यों कि हे भगवान, आंधी ना आ जावे, ठीक है, और मतलब आदिम हत्यारा आपकी के करे, कृषि ने करे, ठीक है। तो आ तो क्या नहीं होगी, मानव को प्रकृतिकरण की और प्रकृति के मानवीकरण की। यानी कोई एक को व्यक्ति है जो को दिन का आपका ऑफिस जान लाग रही है और शाम ना आप गए ऑफिस घरे आने लाग रही है, ठीक है। और जठे वो ऑफिस जावे और घरे आवे, बीस क्षेत्र के वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कि है बीस क्षेत्र के वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। उष्ण कटिबंधीय कोई देश है, उष्ण कटिबंध में स्थित कोई देश है, ठीक है। तो वहाँ क्या होगी, अत्यधिक गर्मी होगी। लेकिन उसने क्या किया, गर्मी में तो वह व्यक्ति काम कर नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, अपने रूम में क्या लगा ली, एसी, शीतलन की व्यवस्था कर ली। अब वो गर्मी में भी क्या काम कर सकता है, तो आपका जवाब भी होगा हाँ, अब वो काम आराम से कर सकता है। उससे घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी जो पहले वो पैदल तय करता था, उसको बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब वो कार ले आया है। क्या उसके घर और बीच ऑफिस के बीच की दूरी का समय कम हो गया, तो हाँ, उसने समय बचा लिया। अब वो अधिक समय तक काम कर सकता है और घर पर भी अधिक समय दे सकता है। क्या अब उसका घर भी एक किस स्थिति में है, उष्ण कटिबंधीय, तो वो गर्म स्थिति में है। क्या वो शाम को उस ऐसी गर्म स्थिति में आराम से सो पाएगा, आरामदायक नींद ले पाएगा, तो नहीं। तो उसने क्या किया, अपने घर में भी शीतलन की व्यवस्था यानी एसी वगैरह लगवा ली, ठीक है। अब एसी लगवा ली तो कभी कभी लाइट चली जाती है, कूलर लगवा लिया तो कभी कभी लाइट चली जाती है, तो वो हो जाते हैं बंद। फिर उसने क्या किया, इन्वर्टर की व्यवस्था कर ली। अब लाइट जाने के बाद भी कुछ समय तक उसके पास संरक्षित ऊर्जा है जिसका वो उपयोग कर सकता है, और उसे आशा है कि इतनी देर अपन जब तक इसका प्रयोग करेंगे तब तक लाइट दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रकृति को अपने हिसाब से चेंज कर लिया है और ये प्रकृति के अनुसार खुद चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा है, ये दोनों कहानियां आपको जरूर समझ में आई होगी। एक बार किताब वाली भी पढ़ना, एक बार क्या करना, किताब वाली कहानी भी आप जरूर जरूर पढ़ना। अब आते हैं अपन नवनिश्चयवाद पर, ठीक है। नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, किसका दिया हुआ है, ग्रिफिथ टेलर का। रुको और जाओ निश्चयवाद का मतलब क्या है, ठीक है। आप कभी शहर गए हैं, आपने कभी रेलवे स्टेशन देखा है, या रेलवे स्टेशन से जो रोड गुजर रही होती है, सड़क गुजर रही होती है, उसको देखा होगा। उस पर क्या लगी हुई होती है, बत्तियां लगी हुई होती है, कौन सी। और बड़े शहरों में अगर आप गए होंगे तो वहां चौराहों पर भी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बत्तियां लगी होती है। कौन कौन सी, लाल, पीली और हरी। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि जब लाल बत्ती जगती है तो वहां पूरे के पूरे साधन, एक मतलब सभी वाहन बिल्कुल रुक जाते हैं। हरी बत्ती जलती है तो सभी अपने वाहनों को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी रेल की है तो वो क्या है, वो कुछ समय पहले बत्ती जगा देंगे, मतलब लाल बत्ती जगा देंगे। तो जब रेल आने वाली होगी, यानी अब रेल गुजर जाने वाली है, तो वो क्या करेंगे, पीली बत्ती जगा देंगे। तो आप पाओगे कि जो गाड़ियां वहां रुकी हुई थी वो पहले क्या थी, बंद थी, अब वो स्टार्ट हो गई है। और सभी के पैर है वो अपने रेस पे यानी एक्सीलरेटर पे रखे हुए हैं, और वो उनकी आंखें इस इंतजार में हैं कि कब ये बत्ती का कलर बदले और अपन चले जाएं, ठीक है। तो वो क्या है, अब तैयार हो गए हैं जाने के लिए, यानी पीली बत्ती का मतलब क्या है, तैयार हो गए हैं। और हरी बत्ती का क्या मतलब है, अब चले जाओ। हरी बत्ती जलते ही वो क्या है,
निकल जाते हैं वहाँ से। इसी प्रकार प्रकृति भी संकेत देती है। जिस प्रकार अपन ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए उन लोगों को संकेत दिए कि रुको, तैयार हो जाओ और अब चले जाओ, उसी प्रकार प्रकृति भी अपन को क्या करती है, संदेश या सूचित करती है। अगर अपन कहीं अति कर रहे हैं तो प्रकृति कहेगी रुक जाओ। अगर अपन उसके कहने पर एक बार रुक गए तो प्रकृति क्या है, अपने आप संतुलन उन स्थितियों का बना लेती है। तो प्रकृति फिर कहती है तैयार हो जाओ, और अगर एकदम पूरी तरह से संतुलन बन गया तो अब बाद में कहती है चले जाओ। ठीक है, तो मैं आपको पूछूं प्रकृति रुकने का कहाँ कह रही है, किस क्षेत्र में प्रकृति रुकने का कह रही है कि रुक जाओ वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो जाएगी। तो वो क्षेत्र मुझे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इन गैसों से जो ग्रीन हाउस प्रभाव होकर पृथ्वी की जो गर्माहट है वो बढ़ रही है, तापमान है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी ऊंचा थर्मामीटर ऊपर जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इनका प्रमुख कारण युद्ध और ये वाहनों का मतलब डीजलीकृत वाहनों का अत्यधिक उपयोग है। तो प्रकृति इस क्षेत्र में कह रही है कि इस क्षेत्र में एक बार रुक जाओ, यानी अगर नहीं रुके तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अगर वो लाल बत्ती जगाए, रेल आ रही है और अपन नहीं रुके, जगन दे लाल बत्ती मारो के लिए लाल बत्ती जगह तो जाऊंगा मैं तो रेल गए सीध में आगे तो टूट जाओगा वह भी। प्रकृति भी कहे एक बार रुक जाओ, अब अपन ना माना क्या मैं तो को नहीं माना मैं तो करांगा, तो प्रकृति भी को नाटक करे रखो, थोड़ा सा दिन और करोगा बाद में मेरे वापिस उल्टा लियो काम। फिर पीली बत्ती, इसका मतलब रुके तो अब किसी दूसरे क्षेत्र में तैयार हो जाओ, इस क्षेत्र में विकास करो, इस क्षेत्र में विकास की और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हरी बत्ती यानी चले जाओ, यानी इस क्षेत्र में विकास करते रहो। ठीक है, प्रकृति क्या कहती है, इस क्षेत्र में विकास करते रहो। जैसे आज अपन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे हैं तो प्रकृति कह रही है हाँ ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसे मैं सुलटा लेंगे अपन, तो इसमें विकास सौर ऊर्जाओं का विकास करते जाओ। लेकिन इनका या बिजलीकृत वाहनों का विकास आप करते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विकास करो और इनसे यात्राएं करो। डीजलीकृत और पेट्रोलकृत यानी जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनका उपयोग कम से कम करो। ये प्रकृति अब अपन को संदेश दे रही है। अब इसमें क्या है, ना तो इसमें नितांत आवश्यकता की स्थिति है यानी प्राकृतिक निश्चयवाद की स्थिति है, और ना ही इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता की स्थिति है जो अपन ने इसमें संभववाद में देखा था। इसमें क्या है, ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है ना एकदम बिल्कुल स्वतंत्रता की स्थिति है, इसमें बीच का रास्ता अपनाया गया है। ये मध्य मार्ग की बात कहता है। तो अब वो ऐसे ही पूछेगा मध्य मार्ग की बात कौन कहता है, तो ग्रिफिथ टेलर का नव निश्चयवाद है। वो क्या कहता है अपन को, मध्य मार्ग की बात कहता है। और इस मध्य मार्ग की चर्चा किसने की थी, बुद्ध ने की थी, जो आप कहाँ पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे अध्याय नंबर 4 में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 3 विचारधारा छोटे रूप में और देखते हैं। पेपरों में नहीं आएगी, अभी भी कह सकता हूं मैं कॉन्फिडेंस के साथ, इनमें से एक भी आपको पेपरों एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बुक में दी हुई है तो अपन समझ लेते हैं। ठीक है, कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा, यानी ये कल्याणपरक, कल्याण का मतलब आप क्या समझते हो, कल्याण यानी किसी का भला होना, और इसका ये सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों की ये विचारधारा बात करती है। इसमें क्या क्या बात की जाती है, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की। और आप जब एमए करोगे ज्योग्राफी से तो इसको किस में पढ़ोगे, सामाजिक कल्याण एक अलग से आपके सब्जेक्ट लगेगा, उसको आप पढ़ोगे सामाजिक कल्याण भूगोल के रूप में। उसके बाद कौन सी विचारधारा लगती है, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये किस सिद्धांत को फॉलो करती है, ये मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो करती है जो एक विचारक है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता। ठीक है, निर्धनता के कारण यानी जब पैसे कम होते हैं तो वो बंधन पैदा करते हैं, अपन उच्च स्कूलों में या उच्च जगह नहीं पढ़ पाते, उच्च संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर पाते,
तो इसके कारण क्या है, अपन पर बंधन लग जाते हैं। और जिस पर एक, अब दो बच्चों का कंपेयर करो, एक के पास बहुत सारे संसाधन हैं, एक के पास उतने संसाधन नहीं है, तो जिनके पास संसाधन है वो कम मेहनत में भी बहुत ऊंचे तक चला जाएगा, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो क्या करेगा, उसको या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो उतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता जिन ऊंचाइयों पर जिसके पास संसाधन थे वो पहुंच पा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद व्यवहारवादी विचारधारा आई। व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ये होती है। ये जातीयता, प्रजाति और धर्म को दिक्क काल बोध पर ज्यादा जोर देती है। आशा है पूरे का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके क्या रहे हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। अब इसमें आपको समझने वाला मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र में कुछ ज्यादा है नहीं। आप क्या कर चुके हो, 11वीं में अध्याय नंबर 1 में आप इसको जरूर पढ़ चुके हो। बोलो भाई कहाँ पढ़ा था, तो अपन ने भूगोल की वहाँ शाखा की थी, उसमें अपन ने एक मानव भूगोल की शाखा के रूप में देखा था। तो उसमें अपन ने देखा था ना, उसमें संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का ही रूप संसाधन भूगोल है, वो अपन ने वहाँ देखा था। सामाजिक भूगोल तो वही क्या है, इसके क्षेत्र और उप क्षेत्र है। इसमें एक सारणी दी हुई है, उसका नोट्स बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी में हूबहू बना लेना आप, या बुक से हूबहू हमेशा जब भी ये लेसन पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, तो वो सारणी भी जरूर देख लेना। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो सारणी। तो वो है आपकी पेज नंबर 6 पे दी हुई है। इस मेरे पास वो पुराने वाली यानी मेरे सेशन वाली बुक है मेरे पास। मेरे जब मैं 12वीं में था तब भी सिलेबस कट तो गया था थोड़ा, लेकिन हमारे पास बुकें उसी टाइम की है, वही है। तो इसमें क्या है, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में क्या क्या उप क्षेत्र कौन से है, मानव भूगोल के क्षेत्र तो क्या है, ये इसमें 6 क्षेत्र दिए हुए हैं। ये तो हो गए क्षेत्र। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या, आवास और आर्थिक भूगोल। तो क्या हो गया क्षेत्र। उप क्षेत्र यानी क्षेत्रांगा विभाग व किसा बांटे गए। तो सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश व भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक और चिकित्सा भूगोल। और इनको मतलब उपयोगी किए, उपयोगिता की है, तो वहाँ आगे उपयोगिता भी दे दी है। ठीक है। नगरीय भूगोल, तो नगरीय उप क्षेत्र भी नगरीय भूगोल ये नगरीय अध्ययन और नियोजन में ये काम आता है। ठीक है। राजनीतिक भूगोल, तो एक तो राजनीतिक भूगोल भी हो जाएगा, निर्वाचन और सैन्य भूगोल, वो एक सीमांकन भूगोल भी, वो भी राजनीतिक भूगोल भी हिस्सा है। नगरीय क्षेत्र का अध्ययन और नियोजन, ये तो ऊपर वाले का आ गया। फिर इसमें राजनीति विज्ञान, निर्वाचन भूगोल का मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी, और सैन्य भूगोल का यानी सैन्य विज्ञान को समझाएगा। ठीक है। फिर जनसंख्या भूगोल में जनाकीकी को समझाएगा। आवास भूगोल में नगरीय या ग्रामीण नियोजन को समझाएगा। फिर क्या है अपना आर्थिक भूगोल आ जाता है। आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। अब की बार में कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो एक तो ये आर्थिक भूगोल है, ये अपन पूरा पढ़ेंगे। कहाँ से चालू करेंगे, कृषि से चालू करेंगे और अंत में व्यापार पर ले जाकर छोड़ेंगे इसी बुक को। ठीक है। इसी बुक में ये लेसन एकदम सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। ठीक है। एक तो ये पढ़ेंगे और एक अपना इसमें जनसंख्या भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आवास भूगोल ये है, इसमें लेसन लगते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है वो नहीं है, वो सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आशा है आपको पूरा अध्याय समझ में आ गया होगा। आ गया। भटनेर एजुकेशन हब से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो, जिससे अपना क्या उसके परिवार बड़ा हो सके। आपके ये वीडियोस भी मतलब बढ़िया क्वालिटी के, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के नहीं बन पा रहे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो अपन भौतिक संसाधन भी विकसित कर पाएंगे। फिर अपन और बढ़िया और अधिक आपको समझा पाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड की ये क्षमता होती है, ये पीपीटियाँ वगैरह नहीं मतलब निकाल सकता। और अपन को उतना टाइम ऐसे मतलब चित्र तो थोड़ी बना सकते हैं, चित्र तो नहीं बना सकते, उतना बड़ा चित्र कैसे बनाएंगे। लेकिन वो जब स्क्रीन वाला बोर्ड होता है तो उसमें क्या होते हैं, चित्र भी आराम से बन जाते हैं। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो,
यूट्यूब अपनी सहायता करेगा, भौतिक संसाधन प्रदान करेगा और उनसे हम आपको और बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे और क्वालिटी के एजुकेशन दे पाएंगे। बाकी कल आप स्कूल गए होंगे, आपने वहाँ देखा होगा बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना और अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो अपन रेस में दौड़ने लग गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। जब वो दौड़ना शुरू करेंगे तो अपन उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। तो अपनी क्या जीतने की उनसे तो ज़्यादा संभावना बनती है ना, तो अपन उनसे आगे जीत जाएंगे, ठीक, पहले जीत जाएंगे और अपन जीत जाएंगे। यानी दौड़ होगी वो तो टिल टाइम पे बंद रुक जाएगी। तो वो बाद में दौड़े थे तो वो बाद में ही पहुँचेंगे, अपन पहले दौड़े थे तो अपन पहले पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत क्लास लेने के लिए धन्यवाद, इतनी देर टिके रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा है खुशी से आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे।